नीलम की मां का कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए नीलम के पिताजी रामलाल ने ही नीलम की परवरिश की थी और खूब अच्छे संस्कारों के साथ साथ बीए तक की शिक्षा भी नीलम को दिलाई थी। रामलाल जी की बहुत छोटी सी कपड़े की एक दुकान थी, जिसकी आमदनी से उनके घर का गुजारा बड़े मजे से चल जाता था। जब नीलम की उम्र शादी के लायक हुई तो रामलाल जी ने दीपक नाम के एक लड़के से नीलम की मंगनी करा दी थी। दीपक भी कपड़े का व्यापारी था और शहर की मार्केट में उसका रेडीमेड कपड़ों का शोरूम था। दीपक के पापा राकेश बैंक में मैनेजर थे। दीपक का घर काफी बड़ा था और ऐशो आराम की हर चीज घर के अंदर मौजूद थी। दीपक की मां चंचला पढ़ी लिखी महिला नहीं थी और थोड़ी लालची भी थी। समय आने पर नीलम और दीपक की शादी हो गई। रामलाल जी ने अपनी क्षमता से अधिक दान दहेज के साथ नीलम को उसकी ससुराल विदा किया। अब नीलम दीपक के घर में रहती है। नीलम ने अपने आप को संस्कारी बहू साबित कर दिया था। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। घर के सभी सदस्य नीलम से खुश थे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात का खाना खाते समय दीपक के पापा राकेश कहने लगे, अरे भाई बहू, तुम तो अन्नपूर्णा देवी का रूप हो। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तुम्हारी बनाई गोभी की सब्जी खाकर पेट तो भर गया है, लेकिन मन नहीं भरा है। हाँ नीलम, मटर पनीर भी तुमने लाजवाब बनाया है। अब ये लो बहू, 2100 रुपए। ये तुम्हारे नेक के पैसे हैं। हाँ जी, भगवान की दया से हमें बहू तो बहुत ही बढ़िया मिली है, पर ये बहू दहेज बहुत कम लाई है। माँ, कैसी घटिया बात कर रही हो तुम? अरे दहेज लेना सामाजिक और कानूनी तौर पर अपराध है। और वैसे भी हमें भला किस चीज की कमी है जो आपने कम दहेज वाली बात कह दी? अरे बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। उसके बाद सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। दोपहर के समय जब नीलम रसोई में खाना बना रही थी तो वहां चंचला आ गई और कहने लगी, अब नीलम बहू, मैं अभी पड़ोस वाली संगीता के घर गई थी। संगीता कह रही थी कि तुम्हारी बहू दहेज में कुछ नहीं लाई। अरे ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक कार तो ले ही आती। सासू माँ, तो आपने उसको बोला नहीं कि आप दहेज की लालची नहीं है? अब हाँ, मैंने तो उसको बोला था कि भाई मैं तो लालची सास नहीं हूँ, लेकिन बहू बात तो वो एकदम सही बोल रही थी ना। तू अपने पिताजी की इकलौती बेटी है। अगर तू एक कार अपने पिताजी से ले ही आएगी तो तेरी ही शान बढ़ेगी और पड़ोसियों का मुंह भी बंद हो जाएगा। नीलम अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप खाना बनाने में लगी रहती है। फिर रात को बिस्तर पर लेटे हुए नीलम सोचने लगती है, मेरे पति और ससुर तो कितने अच्छे और भले हैं, लेकिन ये सासू माँ कुछ ज्यादा ही लालची हैं। बात को घुमा फिराकर दहेज की मांग करने से बाज ही नहीं आ रही है। क्या बात है नीलम, तुम सो क्यों नहीं रही हो? क्या सोच रही हो? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी लालची माँ। और फिर नीलम दीपक को बता देती है कि कैसे उसकी माँ दहेज में कार लाने का दबाव बना रही है। दीपक भी अपनी माँ का कारनामा सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। ओफो, अरे यार, मैं अपनी माँ का क्या करूं?
इतना समझाने के बावजूद भी उनकी आंखों से लालच की पट्टी नहीं खुलती। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं अपनी योजना से सासू माँ को लालच की दलदल से बाहर निकाल सकती हूँ। वो कैसे? देखिए, ये घर सासू माँ के नाम रजिस्टर्ड है ना? हाँ, ये घर तो माँ के नाम ही है। फिर नीलम दीपक को अपनी पूरी योजना बता देती है और दीपक नीलम को उसकी योजना पर काम करने की परमिशन दे देता है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर दीपक और दीपक के पापा अपने अपने काम पर चले जाते हैं। नीलम की सास घर के गार्डन में लगे पेड़ पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी वहां नीलम भी आ जाती है। तो चंचला नीलम से कहती है, बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि तू कार लेने अपने मैके कब जाएगी? माँ जी, मैंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला लिया है। कार तो आनी ही चाहिए। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अभी अपने मैके चली जाऊं। हैं? सच? हाँ हाँ बहू, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तू अभी चली जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और हाँ, मेरे समधी जी को मेरी नमस्ते जरूर बोल देना। हाँ? नीलम चली जाती है। फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद नीलम वापस लौट आती है तो चंचला कहती है, आ गई बहू रानी, कार ले आई। चल मुझे भी तो दिखा, कौन सी वाली कार लाई है तू? अब सासू माँ, कार इतनी जल्दी थोड़ी ना आती है। कार की रजिस्ट्रेशन के लिए पहले कुछ कागजी कार्रवाई करनी होती है। मेरे पापा कार को आपके नाम रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे। हैं? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बता, कहाँ चलना है साइन करने? अब जाना कहीं नहीं है माँ जी, मैं पेपर्स तैयार करवा कर साथ में लाई हूँ। आप बस साइन कर दो, कल दोपहर तक आपकी कार आ जाएगी। इस प्रकार नीलम चंचला से कुछ पेपर्स साइन करवाकर पेपर्स अपने पर्स में रख लेती है और सोफे पर टांग रखकर आराम से बैठ जाती है। फिर चंचला से कहती है, सासू माँ, वकील के पास जाकर पेपर्स तैयार कराने में मैं बहुत थक गई हूँ। आप मेरे लिए एक चाय बनाकर लाओ ना, और फिर मेरे पाँव दबाओ। हैं? हे बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं इस घर की मालकिन हूँ, तेरी सास हूँ, तेरी नौकरानी नहीं हूँ। 1 मिनट में तुझे घर से निकलवा कर बाहर खड़ा कर दूंगी। सासू माँ, अब तुम इस घर की मालकिन नहीं रही, अब तो मालकिन मैं हूँ। आपने खुद ही तो इन पेपर्स पर साइन करके ये घर मेरे नाम कर दिया है। क्या? तूने धोखे से मेरा घर अपने नाम करा लिया? बहू, तू तो बड़ी चंट निकली। धोखे से नहीं माँ जी, चतुराई से। आप जैसी लालची औरतों को इसी तरह सबक सिखाया जाता है। दीपक, देख रहा है तू? तेरी पत्नी ने धोखे से मेरा ये घर मुझसे अपने नाम करा लिया है। अरे कुछ कर बेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ माँ? अब तो कानूनी तौर पर नीलम ही इस घर की मालिक है। ये आपको लालच करने की सजा मिली है माँ। मेरे पिताजी ने अपनी जीवन भर की कमाई खर्च करके मेरी शादी की, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा दहेज भी दिया। आपको इस सब के बावजूद कार चाहिए, अच्छी बहू नहीं चाहिए। माँ, लालच एक ऐसा घड़ा है जो कभी भी नहीं भरता। जब ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर आप इतना लालच क्यों करती हैं और किसके लिए करती हैं माँ? अब मिल गया ना आपको आपके लालच का फल। चंचला की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। चंचला कहने लगती है, मेरी समझ में आ गया बहू, असली दहेज गाड़ी, पैसा, गहने नहीं होते, बल्कि बहू होती है।
आज तूने मेरी आंखों पर चढ़ा लालच का चश्मा हटा दिया है। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी। हो सके तो मेरी इस गलती को माफ कर दे बहू। नीलम और दीपक चंचला की हालत को देखकर हंसने लगते हैं। फिर नीलम कहती है, सासू माँ, आप घबराइए मत। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैंने और दीपक ने मिलकर आपको समझाने के लिए फर्जी पेपर्स पर आपसे साइन करवाए थे। ये लीजिए, मैंने पेपर्स फाड़ दिए।